अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट डॉट के माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन ए में है अंतःक्रिया, ऑप्शन बी में है सामंजस्य, ऑप्शन सी में है अलगाव और ऑप्शन डी में है टकराव। तो देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने। लेकिन अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की आपका कट जाएगा। ये कह रहे हैं कि अन्य भाषा के संज्ञानात्मक तंत्रों के साथ परिवेश के साथ क्या होना चाहिए, सामंजस्य। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। यानी ले वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, जो ले वाइगोत्स्की का नजरिया है वो फॉलो होगा। तो 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको देखना है कि ले वाइगोत्स्की का कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों सही होगा। पहला यह है, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। तो दोस्तों हमने तो पढ़ा है कि क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, और इसमें कह रहा है कि अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसे पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न हो। यानी आप ऐसा पाठ योजना बनाएं कि जिसमें न खेल शामिल है न दोस्तों चर्चा शामिल है। तो ये भी अंतःक्रिया नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, तो आपका कट जाएगा 2 नंबर भी। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। तो दंड दोस्तों निगेटिव वर्ड है, इसलिए यह भी कट जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। यानी कि बच्चे को ग्रुप में दोस्तों हम सीखने का मौका दें। तो यह सामाजिक अंतःक्रिया का पहचान है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। वो कौन सा मेथड है जो भाषा शिक्षक को अपनाना चाहिए, यानी कि इसमें आपको पॉजिटिव खोजना है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन। पहला यह है, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब यह है कि जो बच्चा बहुत अच्छा बोलता हो उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए बाकी स्टूडेंट के लिए, कि आप उसको देखकर सीखिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गोया कि हम एक तरह का बच्चे को ग्रेड दे रहे हैं, रेटिंग दे रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम कमजोर हो। तो ये तो हमें करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि इससे कुछ बच्चों के जो दोस्तों भावनाएं हैं वो आहत होंगे, कुछ जो अपने आप को नीच समझेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये निगेटिव है, ये नहीं करनी चाहिए। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनके कार्रवाई से पालन होना चाहिए। कठोर शब्द जो है ये अपने आप में ही दोस्तों निगेटिव है, इसलिए ये वाला भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृत एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रखते हैं। मतलब यह हुआ इसका कि इस बात को सुनिश्चित करना कि किसी भी परिवेश, कहीं से भी कोई स्टूडेंट आया हो उसको सम्मान दिया जा रहा है। तो यह बिल्कुल आपका पॉजिटिव है, यह होना ही चाहिए दोस्तों एक भाषा शिक्षक को। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। यानी कि वो बच्चे जिसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली है उसको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं निगेटिव है, इसमें आपका ग्रेड में बढ़ जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा।
इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी बहुभाषिक का मतलब यह होता है कि दोस्तों वो कक्षा जिसके अंदर दो या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो जो भारतीय कक्षाएं हैं वो बहुभाषिक कक्षा है। और बहुभाषिकता के संदर्भ में दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर आपको प्राथमिक स्तर पर बच्चे को इस बारे में करना है तो कौन सा जो कथन है सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि जो बच्चे का भाषा है उसको नजरअंदाज कर दीजिए और जो विद्यालय में बोली जा रही है भाषा वो भाषा। जबकि दोस्तों हमें कहा गया कि हमें विद्यार्थियों की मातृभाषा में सिखाना है, उनके भाषा का सम्मान करना है, उनके भाषा को बोलने की पूरी आजादी देनी है, प्रयोग का पूरा अवसर देना है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका गलत है, नजरअंदाज। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। यह भी दोस्तों गलत है बहुभाषिकता के लिए। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है कि एकल विद्यालय यहां पर नहीं हो सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने, स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने का मतलब हुआ कि उनकी मातृभाषा में उनको बात करने का अवसर देना, एवं अभियुक्ति का मतलब दोस्तों अपने अंदर के ख्यालात को जाहिर करना हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचार को सम्मान करें। यानी कि वो जो कह रहे हैं उसे हमें ध्यान से देखना भी चाहिए। तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका पॉजिटिव है, सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने समझने में कठिनाई हो रही है। यह डॉट डॉट की लक्षण हो सकती है। यानी बच्चे को क्या हो रहा है भाई, भाषा को पढ़ने और समझने, कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना रात में आपको उर्दू में देखने को मिला होगा। आपने देखा होगा, एक चीज गेस किए होंगे, उर्दू और हिंदी दोनों के पेडागोजी जो है लगभग मेल खाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। इसी तरह इंग्लिश लीजिएगा, बांग्ला लीजिएगा, जो भी दूसरे लैंग्वेज लेंगे उन सभी के पेडागोजी इसी टाइप के होते हैं, मेल खाते हैं। अगर आपने एक के थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है इसके अंदर कि क्या कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। यानी पढ़ने में गणना की अक्षमता डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिप्रेक्सिया और दोस्तों ये है डिसलेक्सिया। तो अगर पठन से संबंधित कोई विकार है तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं उसे, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो दोस्तों क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। बाकी ये रहा कि डिसकैलकुलिया, ये दोस्तों मैथ से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। यानी वो कौन सा कथन सही है जो हमें इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की जांच करना है तो उसके लिए सही है। पहला ये है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। यह क्वेश्चन भी रात में आया है। यानी हमें जो है जांच करना चाहिए हर सत्र के लास्ट में करनी चाहिए। या फिर है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ आयोजित करनी चाहिए। या कह रहे हैं कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो आकलन है वो विद्यालय आधारित हो और जो पढ़ने पढ़ाने का प्रक्रिया है उसी के साथ मिला हो, वो अलग से ना हो। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है आपके, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। क्या कह रहा है,
कि प्राथमिक स्तर पर अगर आपको पठन योग्यता का आकलन करना है, पठन योग्यता का मतलब यह हुआ कि पढ़ने का आकलन करना है। क्या करना है दोस्तों? पढ़ने का आकलन, यानी कि पढ़ने का जांच करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में परवाह। तो मैंने आपको बताया था, जब कभी आपसे कहा जाए कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो पढ़ने का मतलब होता है दोस्तों अर्थ को समझना, अर्थ को समझना, अर्थ को समझना। तो यही तो है कि पाठ को समझना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 8 नंबर में, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? यानी अगर शिक्षक बच्चे को शब्दावली सीखने में दोस्तों मदद करना चाहते हैं, यानी शब्दावली का मतलब यह हुआ कि डिक्शनरी पावर, लोगत उसका बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा तरीका जो है सबसे बेस्ट होगा? ऑप्शन ए में है कहानियों और चित्रों का प्रयोग, यानी बच्चे को कहानी और चित्रों का प्रयोग कराए। जे दोहराव ड्रिल का प्रयोग, यानी किसी भी चीज को रिपीट करवाए। या दोस्तों लिखित अभ्यास का प्रयोग, लिखने का प्रयोग, या पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। क्या होगा राइट आंसर? जे यदि दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, यानी किसी भी शब्द को कैसे प्रयोग करना है, जे शब्द संपदा सिखाना चाहते हैं, तो दोहराव और ड्रिल से तो नहीं होगा, लेकिन कहानियों और चित्रों का प्रयोग। यानी चूंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो चित्र देखकर अपनी कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं देते हैं, तो जिससे दोस्तों उसके नए नए शब्द संपदा उनके अंदर आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है बहु भाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, यानी एक से अधिक जो शिक्षा है दोस्तों, एक से ज्यादा जो भाषा है वो बहुभाषावाद है। तो कह रहे कि वो एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण अधिगम यानी कि जबान की तदरीस के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, यानी आमोजगारों की भाषाओं का उपयोग करना। मतलब यह हुआ बच्चों की मादरी जबान का इस्तेमाल करना, मादरी जबान का इस्तेमाल करना। यही ना मतलब हुआ कि शिक्षण यानी तदरीसे जबान के लिए बच्चों की मादरी जबान का इस्तेमाल करना। यह होता है दोस्तों शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। यानी बहुभाषावाद जो है इसका मकसद यह है कि बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा भाषा सिखाएं। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा भाषा सिखाना यह नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर यह होता है कि हमें बच्चों के मादरी जबान का सम्मान करना है और दोस्तों उनकी मातृभाषा को कक्षा में शामिल करना। इसलिए यह वाला कट जाएगा। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। शास्त्रीय का मतलब ये होता है क्लास की जबान, तो यह भी आपका कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना, यह भी आपका कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये बिल्कुल सही है आपका और ये राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? सृजनात्मक लेखन का मतलब होता है दोस्तों वो यानी तख्लीकियत यानी रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी। मतलब यह हुआ कि जिस चीज को आपने खुद से लिखा वो सृजनात्मक लेखन हुआ, जिस पर आप अपने विचार देते हो वो सृजनात्मक लेखन हुआ। तो हमको कहा जा रहा है कि सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए, यानी अगर बच्चे को खुद से लिखने का विकास करवाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट अभ्यास क्या हो सकता है? पहला यह है औपचारिक लेखन, दूसरा है अनौपचारिक लेखन, तीसरा है प्रतिवेदन लेखन और चौथा है निबंध लेखन। देखिए औपचारिक लेखन का मतलब यह हुआ कि दोस्तों वो लेखन जो हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक का मतलब हुआ रस्मी, यानी जिसको हम लोग रस्मी का मतलब हुआ वो जबान इस्तेमाल करना जो हम कॉलेज में या दूसरी जबान का इस्तेमाल जो हम लोग ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे दोस्तों हमारा सृजनात्मक लेखन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अच्छा
अनौपचारिक लेखन का मतलब यह हुआ कि वो भाषा जो हम लोग दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई दिनचर्या में जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से हम दोस्तों दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर हमको सृजनात्मक लेखन का विकास करना है तो बच्चे को सबसे पहले अनौपचारिक लेखन पर हमें बल देना चाहिए, यानी गैर रस्मी। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला अब तक सही लग रहा है। प्रतिवेदन लेखन का मतलब हुआ दोस्तों दरखास्त, ये नहीं होगा। अच्छा, निबंध लेखन का मतलब हुआ मजमून, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कि इस पर सब इजहारे ख्याल कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है 11 नंबर में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है जी अवधी, नागपुरी, बोडो और राजस्थानी। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जो है वो शामिल है। सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लें, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो मैंने आपको मास्टर नोट्स दिया था उसमें भी दोस्तों मैंने बताया था कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो दोस्तों किससे संबंधित है, भाषा से। और इसके अंदर कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं शामिल है। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो दोस्तों है बोडो, ये असम की भाषा है ना, तो ये शामिल है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा जो है इसके बारे में किसमें वर्णन है दोस्तों, तो हिंदी भाषा जो है ये अनुच्छेद 343 वन या को या कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इसके अनुसार भारत की जो साथियों सरकारी भाषा होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी होगी। और उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि 343 ख कहिए या फिर इसी को बी कहिए, इसमें जिक्र है कि सहकारी भाषा, सरकारी भाषा कौन सी होगी दोस्तों, तो इसके बारे में है कि अंग्रेजी। कौन सी होगी, अंग्रेजी। कौन सी भाई, अंग्रेजी। ठीक है, यानी इसी को कह सकते हैं मुआविन सरकारी जबान। तो बोडो जो है ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है 12 नंबर में कि भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। यानी एक भाषा के टीचर के रूप में वो कौन सी तकनीक है जो सबसे बेस्ट है, जिसके जरिए हम किसी की सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों शिक्षार्थियों को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, यानी जिस वक्त बच्चा बोले उसी वक्त सुधार देना चाहिए। सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराएं। यानी ये कह रहे हैं कि जब आपको सुधार कार्य करना है तो सब बच्चे के सामने करिए। एक बात बताइए, अगर सबके सामने किसी को दोस्तों सुधार करते हैं तो गोया के कहीं ना कहीं उसको एक अपने आप में क्या होगा, असंतोष का भावना होगा, जिससे वो हो सकता है कि पढ़ाई छोड़ दे या फिर वो मन न लगाए। तो ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है भाई। अगर गलती को कभी न सुधारा जाएगा तो वो गलत को सही ही समझकर पढ़ने लगेगा, इसलिए सुधारने की आवश्यकता, ये भी गलत है। शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें। विश्लेषण का मतलब होता है तज्जिया, ये उर्दू में भी आया है क्वेश्चन, और उनके पैटर्न को पहचाने और उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें कि गलती आखिर कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, इसका पता लगाना ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य भाषावाद का मतलब यह हुआ कि समई लिसानियात, यानी जो सुनने वाली बात जो है वो किस पर निर्भर है। तो पहला यह है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में। निषेध का मतलब होता है रोक करना, और लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से दोस्तों किस पर निर्भर है, तो देखिए श्रव्य भाषावाद का मतलब होता है दोस्तों सुनना। तो अगर ये कहते हैं कि भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में,
अगर भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाना है तो दोस्तों वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वास्तविक जीवन का मतलब जो हम लोग दिनचर्या में जो बातें करते हैं तो वहां पर हम बोलते भी और सुनते भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कट जाएगा। श्रव्य भाषावाद दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, जैसे आप किसी चीज को सुनते हैं तो उसके बाद फिर उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, आदत डालते हैं ना। अगर आपकी कोई कमियां है तो सुनकर उसको सुधारते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। और लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध, मातृभाषा के रोग के लिए दोस्तों ये नहीं होगा, कट जाएगा। लक्ष्य भाषा का अनुवाद करने ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। यानी कह रहे कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें बच्चे को यह कहना चाहिए कि जो आपका शब्दकोश जो है ना, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, जो आपने जितने सारे अल्फाज आपके दिमाग में है उसका सही प्रयोग कैसे करें। लेकिन यह कहा जा रहा है कि हमें प्रयोग करने का आदत डालना है, लेकिन वो कौन सा तरीका है जो कि सही नहीं है। तो पहला यह कह रहा है कि वाक्य के भाग ढूंढना, संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, शब्द की वर्तनी जानना, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माने ये कहा गया कि शब्दकोश के अनुसार से कौन सी बात सही नहीं है। तो आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि दोस्तों कि अगर कहें कि वाक्य के भाग ढूंढना कि ये वाक्य कहां से है, यानी खंड खंड करके, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, किसी भी शब्द का अर्थ दोस्तों हमें सियाक में यानी कि संदर्भ में ही चुनना चाहिए, समझना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शब्द की वर्तनी जानना, स्पेलिंग भी दोस्तों आपको कहां से मिलेगा, शब्दकोश से ही मिलेगा, ये बात भी सही है। प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, ये कहीं ना कहीं निगेटिव है। शिक्षक से पूछना ये दोस्तों टेक लगाना हुआ शिक्षक पर, चूंकि बच्चे को खुद से करना है तो ये वाला आपका गलत है, निगेटिव है। और हमको चूंकि पूछा गया है कि सही नहीं है तो यही वाला आपका सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है। प्रामाणिक श्रवण का मतलब यह हुआ कि कौन मुस्तनद सीमात क्या की मिसाल है। क्या दोस्तों, मुस्तनद सीमात की मिसाल कौन सी है ये आपको बतानी है। पहला ये है स्वस्वर पठन, दूसरा है कहानी सुनाना, तीसरा है रेडियो प्रसारण और चौथा है दोस्तों गीत गाना। मुस्तनद सीमात की मिसाल कौन सी है। देखिए स्वस्वर पठन का मतलब हुआ बुलंद खानी, तो बुलंद खानी से सुना नहीं जाता है, बुलंद खानी दोस्तों पढ़ने में आता है, इसलिए ये तो कट जाएगा। कहानी सुनाना, कहानी जब किसी दूसरे को सुनाएंगे तो यहां पर दोस्तों बोलना आएगा, सुनना नहीं आएगा। गीत गाना, यहां पर भी आपका बोलना आएगा, सुनना नहीं आएगा। लेकिन रेडियो प्रसारण, जब रेडियो प्रसारण होगा तो आप सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अभी तो मोबाइल का दौर है, टीवी का दौर है, लेकिन दोस्तों पहले रेडियो के जरिया ही कहां क्या हो रहा है, ये लॉकडाउन लग गया या नहीं लग गया, एक संदेश, बीमारियों से कैसे बचना है, ये सब दोस्तों रेडियो के जरिया ही हम तक पहुंचता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्तनद सीमात यानी कि दोस्तों प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण रेडियो प्रसारण है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। यानी व्याकरण का कौन सा ज्ञान होना चाहिए जी, अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट जी, वक्त तथा सुस्पष्ट दोनों और विस्तृत। यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में दोस्तों हमें जो है व्याकरण का ज्ञान कैसा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों जी अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट यानी बिल्कुल साफ साफ। तो दोस्तों सबसे पहले ये कि वक्त तथा सुस्पष्ट यानी कि व्याकरण कैसे इस्तेमाल करें और दोस्तों उसका जो है बिल्कुल साफ साफ ज्ञान होनी चाहिए। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, आज टेस्ट लगा दूंगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिए।
और चूंकि इतने दिन से जो है ना थोड़ा सा एप्लीकेशन 1-2 दिन से वर्क कम कर रहा था मेरे हैंड से, बाकी आप लोगों के हैंड पे सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों के यहां से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था हम लोगों के हैंड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट लग जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। निदानात्मक का मतलब यह हुआ कि दोस्तों इस्लाही जांच, क्या हुआ? इस्लाही जांच। तो इस्लाही जांच जो है ये किस बात पर निर्भर करती है? पहला यह है शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, कि आप शिक्षण अधिगम जो है कितने समय किए हैं और गैप कितना है। दूसरा है व्याकरण के नियम पर। तीसरा है निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर। चौथा है अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। दोस्तों एक बात आप समझिए, निदानात्मक, निदान का मतलब होता है कि किसी की कमी को पता लगाना। तो कमी कैसे पता लगेगा कि वो अधिगम में कहां पिछड़ गया, उसके कारण क्या है, यही दोस्तों निर्भर करता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है या करती है, क्योंकि यानी उसकी जो मातृभाषा होती है उसको दोस्तों सीखने में वो अक्सर समस्याओं का ये क्या होता है? कारण बनता है उसके स्कूल में। तो क्यों? कहा जा रहा है कि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है, जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। दोस्तों हमसे यही कहा गया कि एक बच्चा जो है अपने घर की भाषा विद्यालय में थोड़ा सा वो जो है ना नर्वस फील करता है। तो आप देखिएगा आपकी जो मातृभाषा होती है वो जो घर में बोलते हैं वो जो है ना उतना खुलापन आपको स्कूल में न मिलेगा, दोनों के अंदर थोड़ा से अंतर आपको मिलेंगे। तो इसलिए यह कहना कि विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है यानी कि रस्मी है, तो बिल्कुल यह बात सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है, यानी कहानी जब बच्चे को सुनाया जाएगा तो वो किस चीज पर दोस्तों सहायता करता, मदद करता है? अनुशासन में बैठने में, कक्ष में एकाग्र होने में, यानी एक साथ कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें कुछ जो है बच्चे को नए शब्द देखने को मिलेंगे, और जब नए शब्द मिलेगा तो दोस्तों उसको बच्चा किसमें माना पता करेगा? तो संदर्भ में माना पता करेगा। तो गोया के बच्चा उस पर कुछ सोचेगा भी, कुछ अपने विचार भी देगा। तो दोस्तों इसीलिए अपनी कल्पनाशीलता यानी अपने सोचने की क्षमता का उसका क्या होता है? विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का अवलोकन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? अवलोकन का मतलब जांचना और लेखन कौशल, यानी कह रहा है कि अगर हमको बच्चे के लिखने की क्षमता का जांच करना है तो वो कौन सा मेथड है जो सबसे बेस्ट है? पहला है पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, यानी वो प्रश्नों के उत्तर जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो ये तो भाई रटी रटी हुई बात भी कोई आंसर दे सकता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन, और डिक्टेशन जो है दोस्तों बच्चा सुनकर ही करता है। तो किसी की बात को सुनकर लिखना ये इसमें आपका कुछ नहीं है, इसलिए कि अगले ने जैसे बोला उस तरह आपने लिख दिया। लेकिन अगर आप अपने से लिखते हैं तो वो उसकी बात अलग होती है। अपने अनुभव लिखना ये दोस्तों सबसे बेस्ट है, इसलिए कि लिखने का मतलब ही होता है कि अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, अपने तजर्बा को लिखना। इसलिए ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।